मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णवीर चाहर और मैं आज आपके लिए एक और इंटरव्यू लेके आया हूँ। पंकज भैया मेरे साथ हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली एसएससी जेई का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो इनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्रैक किया। आपको मोटिवेशन मिलेगा और साथ में एक पाथ मिलेगा कि कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो इससे पहले हम इंटरव्यू स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। अपना नाम बताइए क्या है। मेरा नाम पंकज शर्मा है। आपने रिसेंटली कौन सा एग्जाम क्रैक किया अभी? मैंने एसएससी जेई 2022 में हुआ था अभी। और क्या प्री में क्या स्कोर रहा था आपका? प्री में मेरा स्कोर था 128.69। तो भैया ने एसएससी जेई एग्जाम क्रैक किया है, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या प्रोसेस रहा पूरा, कि कैसे किया। तो आप बताइए कि इसके अलावा और किसी एग्जाम की आपने तैयारी करी थी, इसी पे आपका फोकस था? नहीं, मेरा ऐसा था कि मेरे को स्टार्टिंग से ही असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन करनी थी, एई की, यूपीपीसीएल, यूपीपीएससी एई या फिर गेट के थ्रू जाना था। तो ये मेरे ये सेकेंडरी चॉइस है। अच्छा, इसके बाद भी आपने कोई और भी एग्जाम क्रैक कर रखे हैं? हाँ, मैंने HPCL का एग्ज़ाम दिया था, वो भी क्रैक किया था और उसका इंटरव्यू भी दिया था, अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग में। तो और गेट में भी मेरी रैंक आई थी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि एक बार सफलता मिल जाए तो फिर मिलती ही रहती है, क्योंकि पहली सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लगता है और लोग ज़्यादातर वहीं गिव अप कर देते हैं। लेकिन भैया जैसे बता रहे हैं कि इन्होंने एक पहली सफलता मिली और उसके बाद एग्जाम क्रैक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो एस्पिरेंट ये गलती ना करें कि वो एक एग्जाम दिया और उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो ये भैया बता रहे हैं जो, उसके हिसाब से और पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी, कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे? मैंने 2018 में कोचिंग की थी क्रेटेक से गेट के लिए। तो उस बार मेरा गेट में कुछ अच्छा खासा रैंक नहीं आया था। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए जॉब तलाशने लग गया। तो मैंने फिर जॉब की 3 साल के लिए, उसी ड्यूरेशन में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और फिर गेट भी दिया है, गेट में भी रैंक आई है। तो आपने मतलब तैयारी कहाँ से करी थी, ऑनलाइन कर रहे थे ऑफलाइन कर रहे थे? कोचिंग की थी, फिर उसके बाद फिर मैं कोविड के ड्यूरेशन में घर आ गए, तो घर से फिर प्रिपरेशन की है। अभी और मतलब यही जॉब लेना ड्रीम है, या और आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो कैसे करना चाह रहे हैं ये और बताइए आप। अरे, मेरा तो बेसिकली एम ही यही का है, तो मैं अभी उसके लिए तैयारी कर भी रहा हूँ और आगे देखते हैं। यही के बाद फिर कुछ और फ्यूचर में प्लान करेंगे, कुछ यूपीएससी वगैरह के लिए। अच्छा, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो उनको लिए बताइए कि आप कितने आज की पढ़ाई करते थे, कितना क्या शेड्यूल रहता था, ये थोड़ा सा हो सकता है? शेड्यूल तो मैं सुबह यहाँ पे आ जाता था, कभी कभी तो मैं 5 बजे भी आया हूँ, 7 बजे तो नॉर्मली आ ही जाता था, 7 से रात को 12 बजे तक। तो और बीच में घर पास में ही है, तो घर चला जाता था 1-2 घंटे का रेस्ट लेने के लिए। तो 7 से 12 तक तो पढ़ता ही था। देखिए, मैं बता दूं, पंकज भैया हमारे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो मैंने इनको रात में भी पढ़ते हुए देखा, अकेली लाइब्रेरी में पूरी रात में 2 बजे। हो सकेगा तो मैं वीडियोस डाल दूंगा आपको, यहीं पे क्लिप लगा दूंगा आपके लिए। तो मैंने 2-2 बजे भी इनको पढ़ते हुए देखा है और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी जो सीट है उसकी भी फोटो यहाँ पे डाल सकूँ। तो आप बताइए कि किन बुक से आपने पढ़ा है, और वो अगर कोई जेई की तैयारी करना चाह रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करे, शुरू से बताइए, बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, जैसे कि हमारे प्री में, इसमें सबसे ज़्यादा मेन पोर्शन होता है जो टेक्निकल का ही रहता है पार्ट। तो टेक्निकल के लिए आप या तो फिर मतलब कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो, JB गुप्ता हुई। और पहले उसके लिए आपको ना टेक्निकल में थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन का इतना वेटेज रहता नहीं है। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा रेदर देन न्यूमेरिकल के। तो उसके लिए आप JB गुप्ता, और जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए VK मेहता है, BL थरेजा है, और पावर सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो क्रेटेक्स का मटेरियल यूज़ करता था, और भी बहुत सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती हैं। तो VK मेहता की भी बहुत अच्छी बुक है, वो यूज़ कर सकते हो। और मशीन के लिए नो डाउट PS विमरा बहुत अच्छी बुक है। और हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो मैंने क्रेटेक्स का मटेरियल यूज़ किया था। तो और रीजनिंग के लिए तो मैंने मतलब ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मतलब जितना मेरे से खुद से किया था ना, तो मैंने उसके लिए कोई क्लास ली थी। तो जितना हो सकता था उतनी मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की, तो उसी से मेरी स्पीड बन गई थी। और टेस्ट लगाए थे उसके लिए मैंने। मॉक टेस्ट आप कैसे देते थे, दिन में एक देते थे या कितने टाइम बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए? तो
मैंने जेई के लिए तो कुछ खास मतलब प्रिपरेशन अलग से की नहीं थी। बस ये था कि रीजनिंग और जीएस का थोड़ा सा पार्ट मतलब ऐसा था कि मैं अपने डेली शेड्यूल से 1 घंटा का रीजनिंग के लिए दे रहा हूँ और 1 घंटा जीएस के लिए दे रहा हूँ, और टेक्निकल तो बाकी मेरा चलता रहता था। तो जीएस के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक के टेस्ट देना प्रेफर करता था, और रीजनिंग के लिए भी टेस्ट दिए हैं। और मतलब टेस्ट की बात करूँ तो प्री के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए होंगे, और इससे ज़्यादा नहीं दिए। अच्छा, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करना चाहे तैयारी, तो उसको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, या किन टीचर से पढ़ना चाहिए? देखो, अगर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑफलाइन एक ऐसा तरीका है कि आप ना वहाँ पे बैठोगे तो चीज़ें तुम्हारे समझ में ज़्यादा आती हैं। ऑनलाइन में क्या है कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सो भी जाता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लग जाता है, तो वो एक अच्छा मूड नहीं लगता मुझे। वो तब के लिए जब आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लो और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, तो उसमें आप क्या है कि ऑनलाइन में आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो कोई भी। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, और अब आके लाइब्रेरी में पढ़ो, कोई डाउट्स हो तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा बहुत देख लो। तो ऑनलाइन का इतना ज़्यादा यूज़ लगता है मेरे को। अच्छा, ऐसे मैंने स्टूडेंट को देखा है, काफ़ी वो क्वेरीज रहती हैं कि उनको नाइट में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है या दिन में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, लोग एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं कि नाइट में पढ़ें कि दिन में पढ़ें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक्सपेरिमेंट करने वाली बात इसमें कोई है नहीं बेसिकली, क्योंकि ना आपको जो टाइम सुटेबल लगता है। अब जैसे मेरा था, कभी मैं सुबह पढ़ने लग जाता था, तो मेरे को ये था कि एक दिन का टाइम लगता था चेंज करने में अपना शेड्यूल, तो अपने हिसाब से पढ़ता था। अगर मेरे को सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ लेता था। बट हाँ, मैं अपना कंटिन्यूस ये था कि अगर मेरे को 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे में कैसे भी करके देने थे मुझे। आपको मतलब जो मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो वो जब वो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो डीमोटिवेट होते हैं जब उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो मोटिवेशन का क्या तरीका रह सकता है इसमें, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस देखा है कि डीमोटिवेट भी हुए होंगे आप, आई एम श्योर। तो आप कैसे मोटिवेटेड रहे इस पूरी प्रक्रिया में? देखो, ये ऐसा होता है कि टेस्ट में ना मतलब कभी टेस्ट वाले बनाते हैं, उन पर डिपेंड करता है। कभी तो वो टेस्ट को मतलब कुछ लेंदी रख देंगे, कभी इजी रख देंगे। तो आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा करो कि मतलब जो जितने भी बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है उसमें उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या रैंक आई है। अगर मान लो किसी ने टेस्ट दिया, आपको 120 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, अब आप उसमें 100 नंबर लेके आए हो, और लोगों के भी मतलब इसकी अराउंड एवरेज से मतलब आप हमेशा ऊपर रहोगे तो सही है। और जहाँ तक डिमोटिवेट होने वाली बात है, तो जब भी डिमोटिवेट हो तो एक इजी सा कोई टेस्ट उठाओ और दे डालो। उसमें से आप मतलब ऐसा टॉपिक हो जो आपका बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ में हो। जैसे पार्ट टेस्ट ही दे दिए, 10 नंबर 10 क्वेश्चन का है, 10 के दे दिए, तो उससे क्या है, आप अगर 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, इजी क्वेश्चन भी सही कर लोगे, तो उससे आप मोटिवेटेड रहते रहोगे। क्योंकि ये रहता है ना कि हाँ, मेरे को मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इस वजह से मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर वहीं आप उसी कंडीशन में आप टफ टेस्ट लगाने लग जाओ तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रगलिंग फेज़ है ही है, तो डिमोटिवेट हो गई। तो इस चीज़ को सबसे बेटर प्लान ये रहता है कि आप उसी टाइम पे एक हल्का सा टेस्ट लो, जो आपकी स्ट्रेंथ जिसमें अच्छी हो वो दे डालो, और अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुद ही ब खुद आप मोटिवेट हो जाओगे। अच्छा, जो मॉक टेस्ट है वो कब देना स्टार्ट करना चाहिए? जैसे मैंने आज से प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन जेई की, तो मैं अब कितने टाइम बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूं कि वो सही रहेगा देना, कि आपसे मुझे देने हैं? देखो, मॉक टेस्ट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एग्ज़ाम से अगर मान लो आप 4-5 महीने से पहले से तैयार कर रहे हो, तो 5 महीने एग्ज़ाम के हैं किसी से, तो आप 3 महीने तो उसमें पूरा एग्ज़ाम का मतलब पूरा रिवीजन की सहित पूरा कोर्स वगैरह ख़त्म कर डालो। जब लास्ट के 2 महीने बचे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसी टाइम पे मॉक के टाइम पे ही आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। पहले पार्ट टेस्ट दो, फिर फुल मॉक देते जाओ। जैसे ही आप फुल मॉक लगाने जाओगे आपका रिवीजन स्टार्ट होता जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि मॉक देने के बाद एनालाइज कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है मॉक टेस्ट दिए, मार्क्स आए, अब वो फिर देखते ही भी नहीं उस मॉक टेस्ट को। तो आप कैसे करते थे, एनालाइज कैसे करते थे? एनालाइज तो बस उन्हीं क्वेश्चन का मेरे अंदर से वही करना चाहिए जो क्वेश्चन आपको आए नहीं है या फिर जिनमें आपकी मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ गए हैं तो उनका तो कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि वो तो आप कहीं भी बना लोगे, नेक्स्ट टाइम आप दिखेगा वो भी बना लोगे। बट जो क्वेश्चन नहीं आए हैं तो मैं क्या करता था कि उनको या तो फिर मेरी एक नोटबुक बना रखी है मैंने,
नहीं आते थे जो क्वेश्चन, उनको नोट डाउन कर लेता था मैं। तो मेरी कॉपी पूरी भर गई है एक। और जो क्वेश्चन मान लो मेरे को ऐसा लगा मिस्टेक हो रही है, तो उसको मिस्टेक को वहीं पे देख लिया और मिस्टेक को कहीं ना कहीं लिख दिया मैंने कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर टेस्ट दूँ तो उसको ना भूलूँ। और जब भी मैं कभी टेस्ट देता था तो हमेशा जो मैंने नोट डाउन किया था अपनी कॉपी में उसको ज़रूर देख के देता था। तो उसको एक बार पहले मतलब गो थ्रू कर लेता था पूरा, कि पढ़ लिया और देख लिया कि हाँ मतलब अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मेरे मतलब उससे स्कोर बनाने में बहुत अच्छा रहता है, इस इम्प्रूव हम आपका हमेशा होगा। अच्छा, तो आपने जैसे ये एग्ज़ाम क्रैक किया है और एक दो और कर लिया, आई एम श्योर कि आप और भी एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो, तो इस बीच आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे कि बैकग्राउंड में आप अकेली मेहनत नहीं कर रहे हो, और भी लोग कर रहे होते हैं, तो आप किसको देना चाहोगे कि ये मेरे लिए मैं सफलता का श्रेय देना चाहूँ? ऑब्वियसली यार, अपनी ये इकलौती मेहनत नहीं होती है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले तो घर वालों का ही हाथ जाता है, क्योंकि वो कभी भी प्रेशराइज नहीं करते थे मेरे को कि मतलब कुछ कर। हालांकि मतलब ऐसा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, बट फिर भी लोगों को लगता था कि मतलब लड़का बीटेक करके आया है, एनआईटी से करके आया है, घर पे है। तो कभी मेरे घर वालों ने इस चीज़ के लिए कभी मेरे को फोर्स नहीं किया आज तक कि तू कुछ कर। मैं उनकी नज़रों में था कि मैं कर रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो बस उसी चीज़ को देखते रहते थे। और भी मेरे दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट रहा है, कुछ स्पेशल पर्सन भी हैं जिनका सपोर्ट रहा है, तो ऐसे करके। अच्छा, तो मैंने ये देखा है कि जैसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रहा है बीटेक रहा है, तो कई बार देखा है कि मैंने बीटेक करने के बाद लोग जॉब करें और उसके साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्या ऐसा रहता है कि या फिर आप सिर्फ पढ़ाई करें क्योंकि लोग बीटेक के बाद जॉब भी करने लग जाते हैं और उसके साथ पढ़ाई हो सकती है, क्या ऐसा? तो ये उसका एग्जाम्पल ही तो मैं हूँ। तो मैं यही तो कर रहा था। मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर पाओगे। ये अब ऐसा होता है कि जॉब के बाद ना मतलब पूरा आपका दिमाग पूरा मतलब ड्रेन्ड हो जाते हो आप, एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो। उसके बाद भी आप मतलब ये मोटिवेशन होता है आपका कुछ करने का, कि जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है कि कुछ पाना है तुम्हें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, कि आप एक अपना एक एम सेट करें और उसी एम पे काम करते रहें। बाद में जो भी सेकेंडरी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, बट आप जो एक एम है उसको लेके चलें और उसी को फॉलो करें लास्ट तक, जब तक अचीव ना कर लो। तो धन्यवाद भैया कि आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा और आपकी फैमिली को पूरी बधाई दूंगा, गांव वालों को दूंगा बधाई कि आपने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। आई एम श्योर कि ये तो पहली स्टेज है, आप और भी एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो जैसा कि आपने बताया भी है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जेई क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि भैया ने बताया कि ये एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया है जेई का, वो केएस लाइब्रेरी में पढ़ते हुए इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, जैसा कि इन्होंने वीडियो में भी बताया। तो अगर आप चाहते हो लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बेस्ट दे पा रहे हो अपना। भैया ने जैसे बताया कि वो लाइब्रेरी पढ़ते थे, मैंने इनको रात को 2-2 बजे भी पढ़ते हुए देखा है, 10-10 घंटे की पढ़ाई करते हुए देखा है। मैं वीडियो ज़रूर डाल दूँगा, आप देख लेना एक बार। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि केएस लाइब्रेरी के बारे में, अगर आप भी चाहते हो कि ये लाइब्रेरी ज्वाइन करना, तो आप मैं कॉन्टैक्ट डिटेल सारी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये आगरा के रोहता क्षेत्र में लाइब्रेरी पड़ती है। और भी आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।